दहेज दहेज की परिभाषा कहाँ पे दी है? दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत कोई भी मूल्यवान कोष संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक पक्ष या दोनों पक्ष विवाह से पहले या विवाह के समय या विवाह के बाद में देने के लिए सहमति व्यक्त करें तो दहेज कहलाता है। फिर अ, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के तहत इसके तहत 6 माह से 5 साल तक का कारावास या 15,000 जुर्माना। फिर आईपीसी की धारा 307 बी में दहेज मौत को परिभाषित किया है। दहेज मौत क्या है? जो मौत शादी के 7 साल के भीतर चोट लगने से, जलने से या अप्राकृतिक स्थिति में हुई है या फिर परिवार द्वारा प्रताड़ित है तो इसे दहेज हत्या माना जाएगा। फिर आईपीसी 1860 की धारा 498 ए के तहत शारीरिक मानसिक उत्पीड़न व क्रूरता के लिए 3 साल तक का कारावास है। फिर एक और लॉ है महिलाओं की दहेज से लिए, वो है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। फिर दहेज को प्राचीन काल में क्या माना जाता था? स्त्रीधन माना जाता था और जनजाति क्षेत्र में वधु मूल्य कहते हैं, जो लड़के द्वारा लड़की के परिवार को क्षतिपूर्ति हेतु दिया जाता है। पर वर्तमान में अब ये दहेज हो गया है और ये दहेज हो गया है तो ये पितृवंशीय है, ये पितृसत्तात्मक समाज की वो है, संस्कृति में आम है ये, और फिर मांग आधारित हो गया है ये आजकल, अवैधानिक है और अनैतिक है। तो पहले स्त्री धन और दहेज में अगर डिफरेंस आता है तो स्त्री धन कब दिया जाता था? प्राचीन काल में। दहेज है वर्तमान रूपांतरण है स्त्री धन का। अब स्त्री धन एक स्वैच्छिक अवधारणा थी पर दहेज एक बाध्यकारी है। और तो बस यही अपन लिखेंगे इसमें। फिर वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान स्थिति है एनसीआरबी के अनुसार प्रति वर्ष 8,000 दहेज मौत होती है और अमर्त्य सेन के अनुसार 18 लाख मिसिंग गर्ल है इंडिया में। कारण क्या है दहेज का? दहेज का कारण है सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा है। फिर अंतरजातीय विवाह कम है। विवाह की अनिवार्यता, विवाह की अनिवार्यता की विवाह करना ही है। फिर भौतिकवादी संस्कृति या धन का महत्व, नौकरी को महत्व अधिक है और महंगी शिक्षा और आत्मनिर्भर नहीं है। एनएसएसओ के सर्वे के अनुसार केवल 23.3% महिलाएं ही श्रम बल में भागीदार हैं, यानी कि महिलाएं आत्मनिर्भर भी नहीं है। ये भी एक कारण है दहेज का। फिर परिणाम क्या है? तो इसके परिणाम है कन्या भ्रूण हत्या, पारिवारिक विघटन और आत्महत्या। तो कन्या भ्रूण हत्या में अपन देंगे मिसिंग गर्ल का डाटा कि अमर्त्य सेन के अनुसार 18 लाख मिसिंग गर्ल्स हैं। फिर और परिणाम क्या है? आत्महत्या, पारिवारिक विघटन, गरीबी, ऋणग्रस्तता, बेमेल विवाह, महिलाओं को वस्तुकरण माना गया है और स्त्रियों की निम्न स्थिति, कई महिलाएं अविवाहित हैं इसके कारण, और लैंगिक अपराध बढ़े हैं। और फिर इसके बाद क्या है? भेदभाव इंक्रीज हुआ है, जैसे कि संसद में सिर्फ 10% योगदान ही है महिलाओं का। फिर उपाय क्या है? तो इसके उपाय हैं जैसे कि स्त्री शिक्षा पे बल दिया जाए। तो कोठारी आयोग के अनुसार इसे मूक क्रांति कहा जाएगा। अगर स्त्री शिक्षा पे बल दिया जाए तो इसे मूक क्रांति कहा जाएगा कोठारी आयोग के अनुसार। फिर जीवन साथी की चयन में स्वतंत्रता दी जाए, अंतरजातीय विवाह बढ़ाए जाए, नियमों को कठोर है उनको कठोर बनाया जाए, दहेज के नियम है उनको। फिर मीडिया को इसके संवेदनशील होना चाहिए दहेज के प्रति। और फिर लैंगिक समानता और युवा आंदोलन, तो ये सब इसके उपाय हैं दहेज के। फिर है बाल विवाह औपचारिक या अनौपचारिक विवाह बंधन जो व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु से पहले संपन्न करता है। तो या तो ये औपचारिक हो सकता है या अनौपचारिक होता है, क्योंकि लोग छुप छुपा के भी कर लेते हैं। तो औपचारिक या अनौपचारिक विवाह बंधन जो व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु से पहले संपन्न करता है बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18, तो ये वर्ष निर्धारित की गई है आयु।
फिर है शारदा एक्ट 1929 1929 के तहत हरबिला शारदा लाया था। इस शारदा एक्ट को अजमेर का था और इसमें लड़कियों की उम्र तो 14 वर्ष और अपने जो आरबीएसए में लिखे वो 16 वर्ष, लड़कों की 18 वर्ष, और ये लाया गया था इरविन के समय। फिर है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, उसमें 2006 में इन आयु को कर दिया 21 और 18, और 2021 में जो बिल लाए हैं जया जेटली समिति की सिफारिश, उसमें दोनों को 21 वर्ष करने की मांग की गई है। अभी वर्तमान स्थिति अपने राजस्थान की देखें तो राजस्थान में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, इसके अनुसार राजस्थान में 25.4% तो क्या है अपने बाल विवाह, और इंडिया में है 26.8% बाल विवाह। तो राजस्थान में है 25.4% और इंडिया में 26.8%। फिर इसकी कारण क्या है, तो वर्तमान स्थिति भी और देख लेते हैं। यूनिसेफ है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार हर हर वर्ष 15 लाख तो बाल विवाह होते हैं और विश्व के 3 में से 1 भारत में होते हैं। वर्तमान में 15 से 19 वर्ष की 16% किशोरियों का विवाह हो चुका है। और फिर इसके कारण है, कुछ ऐतिहासिक कारण है, जैसे विदेशी आक्रमण, आखा तीज, तो विदेशी आक्रमण, आखा तीज। फिर सामाजिक कारण है, जैसे कि पितृसत्तात्मक है, फिर है सजातीय विवाह है, फिर है लैंगिक असुरक्षा असमानता, फिर है प्रथा परंपराएं। फिर कारण भी हो सकते हैं जैसे आर्थिक के, जैसे गरीबी, अशिक्षा, दहेज, सामाजिक सुरक्षा। फिर राजनीतिक कारण, सरल कानून और प्रभावी अनुपालन नहीं, तो प्रभावी अनुपालन नहीं, सरल कानून है और सजा कम है। फिर है प्रभाव, इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, इसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि इंडिया की जो HDI रैंक है उसमें 132वीं रैंक है। फिर जनानिकीय परिणाम है, जो अपने जनानिकीय परिणाम है उसमें जन्म दर अपनी, और ये हैं, इनमें काफी नुकसान हो रहा है, जैसे कि टोटल फर्टिलिटी रेट है उसका लक्ष्य 2.1 है और भारत का 2.8 है। जो उत्तर भारत में तो 3.4 है और दक्षिण भारत में 1.9 है। तो ये चिंता का विषय है। जन्म दर अपनी बहुत वृद्धि कर रही है इससे। और क्या है, मातृत्व और मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर ये भी इंक्रीज हुई है। बचपन समाप्त हो गया है लड़कियों का। कुपोषण की समस्या बढ़ी है, जिसके कारण अनीमिया की समस्या बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। आर्थिक गरीबी का दुष्चक्र हुआ है। यूनिसेफ का जो अपन ने बता ही दिया। फिर उपाय क्या है इसके, उपाय है लैंगिक सशक्तिकरण, कानून का जो प्रभावी अनुपालन हो, शिक्षा का विस्तार किया जाए और कंडीशनल कैश दिया जाए। कंडीशनल कैश जैसे कि अंतराल के लिए, तो कंडीशनल कैश। फिर धारणा में परिवर्तन लाया जाए, कैसे, NGO, सिविल सोसाइटी और मीडिया के द्वारा। तो सशक्तिकरण, कानून का प्रभावी अनुपालन और धारणा में परिवर्तन NGO और सिविल सोसाइटी के द्वारा। कंडीशनल कैश की मिनिमम अंतराल होना चाहिए, एक न्यूनतम अंतराल। फिर सरकारी प्रयास क्या क्या किए गए हैं इसके लिए, तो सरकारी प्रयास में जैसे SDC लक्ष्य 5 है, तो वो इसके लिए प्रयत्नशील है। फिर है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लाया गया। 1993 में महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के उन्मूलन पर कन्वेंशन लाया गया UNGA में, तो उसमें भारत हस्ताक्षर है। फिर सीमा बनाम अश्विनी कुमार 2006 के प्रत्येक प्रकार के विवाह के अनिवार्य पंजीकरण, दो सीमा बनाम अश्विनी कुमार 2006 के बाद में कहा गया है प्रत्येक प्रकार के विवाह को अनिवार्य पंजीकरण करना है। फिर सरकारी योजना है जैसे कि इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जेंडर बजटिंग, महिला हेल्पलाइन 181, अमृता हार्ट, फिर है राजश्री योजना, कन्यादान योजना। और तकनीकी प्रयास के लिए क्या किए हैं, बाल विवाह निगरानी पोर्टल लाए हैं और नीति आयोग द्वारा निगरानी रखी जा रही है इसके में। फिर है बाल विवाह निषेध के अनुसार अपराध क्या है, तो बाल विवाह निषेध के अनुसार अपराध क्या क्या है, तो वयस्क पुरुष द्वारा बाल पत्नी से
तो वयस्क पुरुष हो और बाल पत्नी हो से विवाह, तो ये भी एक अपराध है। किसी प्रकार से भागीदारी हो, तो भागीदारी किसी प्रकार से भी हो तो वो भी एक अपराध ही है। फिर सहयोग करना वो भी अपराध है, और अनुमति देना या फिर प्रोत्साहित करना या फिर रोकने में विफल, तो ये सब भी अपराध की श्रेणी में आता है। अब जय जेटली समिति थी, उसके पक्ष में तर्क क्या है? तो शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे, व्यक्तित्व विकास बढ़ेगा, जनन स्वास्थ्य है वो उसमें वृद्धि होगी, लैंगिक समानता आएगी और आर्थिक भागीदारी होगी, मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। फिर है तलाक। तलाक क्या है? तलाक है तलाक क्या है? धार्मिक विवाह एक जो धार्मिक संस्कार है उसका विवाह विच्छेद तलाक परिभाषित नहीं है। तो जो विवाह जो एक धार्मिक संस्कार है उसका विवाह विच्छेद तलाक कहलाता है, पर इसको परिभाषित नहीं किया गया है। कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त और स्थायी रूप से वास्तविक विवाह की समाप्ति का रूप है। और कारण क्या हो सकते हैं इसके? वैवाहिक समायोजन की विफलता इसका परिणाम होती है। तो कारण है वैवाहिक समायोजन की विफलता। फिर परित्याग। परित्याग से क्या समझते हैं अपन? अनौपचारिक रूप से एक दूसरे को छोड़ने या भूमिका निर्वहन से इनकार। तो भूमिका निर्वहन से तो इनकार, और एक दूसरे को छोड़ने अनौपचारिक रूप से। फिर अस्थायी या स्थायी दोनों हो सकता है परित्याग। फिर वर्तमान स्थिति क्या है? ब्रिटेन में 1/3 और भारत में 2 से 3% और यूएसए में 50%। तो ब्रिटेन में 1/3, यूएसए में 50%, भारत में तो सिर्फ 2 से 3% ही तलाक देखने को मिलते हैं। फिर पक्ष में तर्क क्या है और विपक्ष में तर्क क्या है? तो विपक्ष में तो ये है कि विवाह एक धार्मिक संस्कार है, फिर आर्थिक दृष्टि से अव्यवहारिक है विवाह विच्छेद, फिर पारिवारिक विघटन हो जाता है इसके कारण, और बालकों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर देता है। फिर पक्ष में तर्क क्या है? समानता का अधिकार मिलता है, स्त्रियों की स्थितियों में सुधार आता है, और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जरूरी है। फिर सामाजिक जीवन में संतुलन उसके लिए भी जरूरी है। फिर उपाय क्या हो सकते हैं? उपाय है सहकारी मूल्य को बढ़ावा दिया जाए, तलाक समाधान केंद्र खोले जाएं, और लैंगिक समानता के लिए काम किया जाए, लैंगिक हिंसा भेदभाव पर नियंत्रण किया जाए, उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जाए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक के निम्न आधार माने हैं, जैसे कि व्यभिचार हो सकता है, परित्याग हो सकता है, धर्मांतरण हो सकता है, मानसिक विकार हो सकता है, कुष्ठ रोग हो सकता है, यौन रोग हो सकता है, अवैध संबंध, संन्यास धारण करना, दूसरा विवाह, 7 साल तक लापता, या फिर वैधानिक कर्तव्य न निभाना। अब मुस्लिम विवाह विवाह विघटन अधिनियम 1939, तो इसके तहत तलाक का आधार है। अब 2017 में उच्चतम न्यायालय ने तलाक ए बिद्दत को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, और 2019 में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत ये सब हुआ है। अब तलाक है, इसके कारण क्या है और इसके प्रभाव क्या है? तो इसके कारण है सामाजिक स्वीकृति मिलने लगी है अब इसको। फिर शिक्षा का प्रसार हुआ है, जिससे स्वायत्तता की भावना उत्पन्न हुई है, और सामाजिक स्वीकृति तो मिलने ही लगी है। उसके बाद पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण हुआ है, तो अंधानुकरण भी हुआ है किसका? पाश्चात्य संस्कृति का। फिर नैतिक पतन होने लगा है आजकल। फिर घरेलू हिंसा प्रताड़ना बढ़ी है, वैचारिक मतभेद भी इसका एक कारण है, संबंधों का निर्धारण सही से ना हो पाना भी इसका एक कारण है। फिर है बाल विवाह इसका एक कारण है, और बढ़ता शहरीकरण भी एक इसका कारण है। फिर विवाह पर प्रभाव क्या पड़ा है? इस तलाक से प्रभाव क्या पड़ता है? तो विवाह व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता है। फिर बच्चों के पालन पोषण की समस्या, फिर परिवार व्यवस्था का विघटन हो जाता है,
गुजारे भत्ता की समस्या आ जाती है। फिर अवसाद, एकांकी, अपराध जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। आर्थिक मानसिक नुकसान होता है। जो फिर तो ये हो गया विवाह का। कमजोर वर्ग, तो अपन कमजोर वर्ग से क्या समझते हैं? तो जो पिछड़ा वर्ग है या समाज से बहिष्कृत वर्ग है, तो क्या जो पिछड़ा है, वंचित है और समाज से बहिष्कृत है, तो वही कमजोर वर्ग है। फिर शक्तिहीन और आवाजहीन, तो शक्तिहीन होते हैं ये, आवाजहीन होते हैं और रोजगारहीन होते हैं। तो कमजोर वर्ग की सबसे बड़ी बात है शक्तिहीन, आवाजहीन और रोजगारहीन। फिर राजनीतिक रूप से तो ये होते हैं शक्तिहीन, आवाजहीन होते हैं सामाजिक रूप से और रोजगारहीन होते हैं आर्थिक रूप से, इसलिए ये कमजोर कहलाते हैं। और इसमें आ सकते हैं महिला, एससी एसटी, वरिष्ठ नागरिक, प्रवासी, भूमिहीन, किसान आदि। फिर है इसमें वृद्ध। अब पहला आता है, पहला जो कमजोर वर्ग है वृद्ध, तो उनकी समस्याएं हैं। तो पहली बात तो वृद्ध किसे कहते हैं? राष्ट्रीय बुजुर्ग नीति, उसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति वृद्ध कहलाते हैं। फिर सतत, अपरिवर्तनीय और सार्वभौमिक प्रक्रिया है ये सतत है, अपरिवर्तनीय है और सार्वभौमिक है। फिर वर्तमान स्थिति क्या है वृद्धों की? तो जनसंख्या का 2011 की जनगणना के अनुसार दो 10.4 करोड़ बुजुर्ग हैं। तो 2011 में 8.6% से ये 2050 में 19% तक पहुंच जाएंगे। फिर बुजुर्गों में लिंगानुपात 2011 में 1033 था और 2026 में 1060 होने की अनुमान है। और सिर्फ 5% बुजुर्गों का ही बीमा किया गया है अभी तक। तो सिर्फ 5% बुजुर्गों का बीमा हुआ है। फिर योजनागत प्रयास क्या क्या किए गए हैं अभी तक बुजुर्गों के लिए? तो वयोश्री योजना, राष्ट्रीय वयश्री योजना है, ये है उपकरणों की खरीद के लिए, जो बुजुर्ग अवस्था में उपकरणों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। फिर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, तो इसमें 60 प्लस की आयु होने पे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फिर है एक वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है। फिर एक है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसमें भी 60 प्रतिशत, 60 से प्लस आयु होने पर वित्तीय सहायता दी जाती है और उस पे 8% का ब्याज भी मिलता है। फिर है वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम है, इसमें मूलभूत सुविधा जैसे आवास और खान पान की देख दिया जाता है, ठीक है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम। फिर वैधानिक प्रयास क्या क्या किए गए हैं? तो वैधानिक प्रयास हैं, उसमें क्या क्या किया गया है? वैधानिक प्रयास में अनुच्छेद 41 में और अनुच्छेद 46 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रावधान है। फिर माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण एक्ट, तो माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण एक्ट लाया गया 2007 में। फिर सीआरपीसी की धारा 125 में भरण पोषण का दावा कर सकते हैं माता पिता। फिर हिंदू विवाह एवं दत्तक अधिनियम 1956 के तहत भी इनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो हिंदू विवाह एवं दत्तक अधिनियम 1956, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा। फिर बुजुर्गों की समस्याएं क्या हैं? तो इनकी समस्याएं जैसे स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं हैं, जैसे अवसंरचना की कमी है, उपकरणों की कमी है और बीमा सिर्फ 5% है। फिर है जैसे कि स्वास्थ्य में, जैसे कि इनको अंधापन, बहरेपन और न्यू- न्यूरोसिस, इनकी दिक्कतें होने लगती है इनको। फिर सामाजिक मुद्दे क्या हैं समस्याओं के? तो परिवार में भूमिका कम हो जाती है इनकी। फिर शहरीकरण बढ़ने लगता है और शक्तिहीनता, बेकारी, अकेलापन, अलगाव, इन सब की ये भावना इनमें आ जाती है। फिर है पीढ़ीगत अंतराल हो जाता है और आर्थिक मुद्दे क्या हो जाते हैं इनके लिए समस्याओं में? तो ये आर्थिक रूप से निर्भर हो जाते हैं। फिर डिजिटल डिवाइड की एक समस्या आ जाती है, युवाओं का प्रवासन हो जाता है आर्थिक गु- गतिविधियों के लिए। फिर बच्चों पर निर्भरता आ जाती है और अपर्याप्त आवास होता है इनके पास।
फिर इनका समाधान कैसे किया जाए, तो उसके समाधान के लिए इनके लिए विशेष बजट लाया जाए, अनुभव का प्रयोग इनका किया जाए और इनके अनुभव का उपयोग किया जाए, फिर क्षमता अनुसार इनको रोजगार दिया जाए, पुस्तकालय, वृद्ध क्लब खोले जाएं और फिर मानसिक मासिक पेंशन इनको दिया जाए, मासिक पेंशन पेंशन सॉरी, फिर समावेशी समाज विकसित किए जाएं, आयु समावेशी समाज। फिर कमजोर वर्ग में दिव्यांग, तो यूएन के अनुसार शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर है और जो सामाजिक समायोजन में कठिनाई पाते हैं तो वो दिव्यांग माने गए हैं। तो सामाजिक समायोजन में कठिनाई, फिर बौद्धिक बौद्धिक मानसिक कार्य करने में असमर्थ हैं और गैर मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समूह है ये। ठीक है, तो यूएन के अनुसार विकलांग दिव्यांग कौन है, जो शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर हैं, जो सामाजिक समायोजन में कठिनाई पाते हैं और भौतिक मानसिक और बौद्धिक कार्य करने में असमर्थ है और ये गैर मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समूह है। और इसके कुछ वर्तमान आंकड़े हैं, जैसे 2011 में 2.21% अपनी जनसंख्या दिव्यांग थी और 55% दिव्यांग अशिक्षित हैं और 69% दिव्यांग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। तो चुनौतियां क्या है, एक इनका चुनौती है स्वास्थ्य, तो अवसंरचना की कमी है, उपकरण की कमी है, फिर रेलवे सरकारी भवन अनुकूल नहीं है इनके, फिर एक है आर्थिक कारण, आर्थिक में रोजगार इनका सीमित है और रोजगार की सीमित उपलब्धता है इनके लिए, फिर शिक्षा संबंधी, तो शिक्षा का समावेशी व्यवस्था नहीं की गई है, फिर सामाजिककरण में सामाजिक कारक क्या है इनकी चुनौतियों में, तो दायित्व के रूप में देखा जाता है इनको और इनके दृष्टिकोण इनका सहयोग के बजाय सहानुभूति वाला रखते हैं लोग और भाग्यवादी भावनाएं इनमें आ जाती है, फिर शक्तिहीन आवाजहीन और रोजगार विहीन, तो ये है ही है जो उन्हें पिछड़ा वंचित बहिष्कृत बनाती है। फिर इनके लिए संवैधानिक प्रयास क्या क्या किए गए, तो अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 21 में गरिमा में जीवन, अनुच्छेद 41 में क्षमता विकास में सार्वजनिक सहायता प्रदान की जाएगी और प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता और न्याय के लिए इनके लिए बात की गई है, स्वतंत्रता के लिए समानता और न्याय की। फिर राज्य सूची में भी इनके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं अनुसूची 7 में। फिर विधिक प्रावधान क्या क्या है, तो दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 लाया गया जिसमें उनके लिए समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और कल्याण की जगह क्षमता विकास पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। फिर सुगम्य भारत अभियान क्या है, तो दिव्यांग मित्रवत संरचना विकसित की जाएगी, तो दिव्यांग मित्रवत संरचना विकसित की जाएगी। फिर इनके लिए उपाय क्या हो सकते हैं, तो जैसे कि केरल व्यापक नवजात स्क्रीनिंग, केरल के व्यापक नवजात स्क्रीनिंग के मॉडल के अनुसार हम दिव्यांगता को बचपन में ही रोक सकते हैं, फिर आंकड़े प्रणाली में सुधार कर सकते हैं और स्वरोजगार हेतु ऋण को ऋण दे सकते हैं, कौशल विकास कार्यक्रम चला सकते हैं, सिलिकोसिस नीति लाई गई है इनके लिए और ला सकते हैं, फिर पेंशन इनको दे सकते हैं, छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है। फिर योजनागत प्रयास क्या क्या किए गए हैं, तो आस्था कार्ड दिए गए हैं जिनके 40% विकलांगता वाले 2 बच्चे हैं जिनके पास, तो जिनकी जो 40% विकलांगता है किसी की और वाले 2 बच्चे हैं तो उनके लिए आस्था कार्ड। फिर सुगम में पुस्तकालय खोले गए हैं, सिलिकोसिस नीति लाई गई है जिसमें पेंशन दी जा रही है निःशुल्क और यूडीआईडी कार्ड लाए गए हैं योजना तक पहुंच के लिए, तो योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यूडीआईडी कार्ड। फिर है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से क्या समझते हैं, तो सेकंड एआरसी में कहा गया है कि किसी के पास एकाधिकार हो और स्वविवेक हो परंतु जवाबदेहिता का अभाव हो तो वही भ्रष्टाचार कहलाता है। तो सेकंड एआरसी के अनुसार एकाधिकार और स्वविवेक हो पर जवाबदेहिता शून्य हो तो वही भ्रष्टाचार है। विश्व बैंक के अनुसार निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग ही भ्रष्टाचार है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार निजी लाभ के लिए सौंपी गई शक्ति का दुरुपयोग तो वही भ्रष्टाचार है। फिर इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो कारण में राजनीतिक कारण हो सकते हैं, असफल प्रशासनिक सुधार हो सकते हैं और फिर पारदर्शिता का अभाव हो सकता है, शिकायत तंत्र की कमी हो सकती है
आय असमानता, जटिल कानूनी तंत्र, कम समय में धन की प्रवृत्ति, बढ़ता भौतिकवाद, सामाजिक मतभेद। फिर परिणाम क्या है इसके? तो शासन में विश्वास हास्य होता है, और फिर लोकतंत्र कमजोर होता है, कुशासन, असमानता, भेदभाव, फिर पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ती हैं, अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होती है, राजनीति का अपराधीकरण होता है। फिर क्षेत्र, तो क्षेत्र क्या है इसके? जैसे प्राकृतिक संसाधन आवंटन में कोयला स्पेक्ट्रम, फिर सार्वजनिक सेवा वितरण में मनरेगा में, मानव संसाधन प्रबंधन में जैसे कि भर्ती पदोन्नति में, फिर सार्वजनिक खरीद में जैसे सैन्य उपकरण में, और अवसंरचना निर्माण में जैसे कि सड़क पुलिया में। फिर वर्तमान स्थिति क्या है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक के अनुसार भारत की 85वीं रैंक है 180 में। फिर वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक भी आता है, उसमें भी भारत की रैंक बहुत बुरी है। फिर उपाय क्या है? तो कानूनी उपाय हैं जैसे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत भ्रष्टाचार लेना और देना अपराध है। फिर लोकपाल लोकायुक्त 2013 अधिनियम आया। फिर आरटीआई एक्ट 2005, धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002। फिर इसके संस्थाएं कुछ भ्रष्टाचार रोकने के लिए, जैसे सीबीआई, कैग, सीबीसी, ईडी और सीआईसी। फिर आर्थिक उपाय हैं जैसे डिजिटलीकरण, जीएसटी, ई मार्केट प्लेस, एलपीजी, ई वे बिल और ई निविदा। फिर प्रशासनिक उपाय में ई गवर्नेंस है, सिंगल विंडो सिस्टम है, और जन आधार मोबाइल है, जैम, और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण है, नागरिक चार्टर है, और सामाजिक अंकेक्षण है। फिर मादक पदार्थ क्या है? तो मादक पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनके सेवन से मनुष्य के मस्तिष्क पे, तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं, और इनके अत्यधिक सेवन से शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता। फिर प्राकृतिक भी हो सकते हैं जैसे कि भांग, गांजा और अफीम। कृत्रिम भी हो सकते हैं, शराब, कोकीन, हीरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर। फिर वर्तमान स्थिति क्या है? दुनिया भर में 190 मिलियन से अधिक ड्रग उपयोग करता है, और फिर वैश्विक नशीले पदार्थों की तस्करी का व्यापार 650 अरब डॉलर है। एम्स की रिपोर्ट के अनुसार 3.1 करोड़ लोग भांग का सेवन करते हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के अनुसार 7.5 लाख मौत ड्रग्स के कारण हुई है। फिर कारण क्या है इसके? तो इसका है गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रीसेंट। फिर है भौतिकवादी संस्कृति बढ़ रही है, क्षणिक सुखवाद और संवेदात्मक आनंद मिलता है इससे। फिर फैशन का पर्याय बन गया है ये, विज्ञापन, मीडिया, सिनेमा आदि में इसको प्रोत्साहित किया जाता है। समस्याओं से उत्पन्न मानसिक तनाव को दूर करने में, तो समस्याओं से उत्पन्न मानसिक तनाव को दूर करने में भी इसका उपयोग करते हैं लोग। फिर बुरी संगतों के प्रभाव से शारीरिक सुख के लिए और सामाजिक स्वीकृति भी इसको मिल गई है इसलिए। फिर परिणाम क्या है? तो शारीरिक व मानसिक विचलन होता है, इससे आत्महत्याएं बढ़ रही है, हिंसा, अपराध, दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है, महिलाओं और बच्चों के प्रति शोषण बढ़ा है, कमजोर युवा कमजोर राष्ट्र की अवधारणा इससे प्रखर हो रही है, और आतंकवाद का वित्त पोषण हो रहा है इससे, गरीबी का दुष्चक्र और पारिवारिक कलह में वृद्धि हो रही है। फिर उपाय क्या है? पुलिस कार्य कुशलता में वृद्धि करके, उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों को प्रोत्साहित करके, और शिक्षा पाठ्यक्रम में इसको जोड़ा जाए, नशा मुक्ति केंद्रों को खोला जाए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिया जाए। अब इसके लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं? तो भारत सरकार अनुच्छेद 47 में नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 लाई है, और सीमा पर निगरानी लाई है। नशा मुक्त भारत अभियान 2022 चलाया, प्रोजेक्ट सनराइज चलाया गोल्डन ट्राइंगल के लिए नॉर्थ ईस्ट में। फिर राज्य सरकार नशा मुक्त राज्य निर्देशालय खोला, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स लाए हैं, और नवजीवन योजना
निरोगी राजस्थान अभियान, राज्य पुलिस ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया राजस्थान पुलिस ने, ऑपरेशन क्लीन स्वीप। फिर है अंतर्राष्ट्रीय में जो उपाय लिया गया है वो यूएन नारकोटिक ड्रग सम्मेलन 1961, उसका भारत हस्ताक्षर है। तो गरीबी क्या है? गरीबी है, गरीबी हिंसा का सबसे खराब प्रारूप है महात्मा गांधी के अनुसार। गरीबी अपराध और क्रांति की जनक है अरस्तू के अनुसार। गरीबी पर काबू पाना परोपकार का कार्य नहीं बल्कि ये न्याय का कार्य है, नेल्सन मंडेला के अनुसार। फिर यूएनएचआरसी के अनुसार नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के आनंद के लिए आवश्यक संसाधनों, क्षमताओं, विकल्पों और शिक्षा का अभाव भी गरीबी है। तो यूएनएचआरसी की डेफिनेशन है ये। फिर ये दो तरह की हो सकती है, सापेक्ष और निरपेक्ष, और ये सब अपन को पढ़नी है कहाँ पे? इकोनॉमिक्स में। फिर है लौकिकीकरण। अब लौकिकीकरण से क्या समझते हैं? तो लौकिकीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक क्षेत्र में धर्म का स्थान तर्क, विज्ञान, दृष्टिकोण तथा कार्य कारण संबंध ले लेते हैं। फिर है लौकिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य है पंथ निरपेक्षता, और इस ये विचारधारा है जिसका लक्ष्य है पंथ निरपेक्षता। फिर लौकिकरण की प्रक्रिया जो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व में निहित है। अब जो अपना ये लक्ष्य है इसको पूरा करने के लिए हमने संविधान की प्रस्तावना में निर्देशित एक ये एक राष्ट्रीय लक्ष्य है, और फिर इसके लिए हमने संविधान के जो संविधान संशोधन 42 है उसके द्वारा हमने इसको प्रस्तावना में जोड़ा, परंतु ये मूल आत्मा के रूप में संविधान में पूर्व से ही विद्यमान था। फिर है ये क्या है? धर्म, नागरिक और राज्य। तो आर्टिक धर्म और नागरिक वो तो देता है स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में। फिर जो है नागरिक और राज्य उनके बीच में है समानता, तो वो आर्टिकल 14। और धर्म और राज्य सर्व धर्म समभाव सकारात्मक विभेद, तो इसको ये है आर्टिकल 15 में। तो ये ऐसे बनेगा ये ट्राइंगल। तो धर्म और नागरिक है वो तो है आर्टिकल 25 स्वतंत्रता देता है, और नागरिक और राज्य क्या है? समानता आर्टिकल 14। और धर्म समभाव सर्वधर्म समभाव सकारात्मक विभेद ये है आर्टिकल 15। फिर है पंथ निरपेक्षता के मूल तत्व क्या हैं? तो इसके मूल तत्व हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो हमें पंथ निरपेक्ष होने के लिए उनकी पहले उनकी आवश्यक शर्तें, तो उसके लिए हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, फिर समानता होनी चाहिए, सर्व धर्म समभाव होना चाहिए, वैज्ञानिकता और तार्किकता होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, और दूसरे धर्म के प्रति हमारे अंदर स्वीकार्यता की भावना होनी चाहिए। फिर छद्म पंथ निरपेक्षता क्या है? तो दिखावा। तो छद्म पंथ निरपेक्षता, छद्म यानी दिखावा, और दिखने में तो पंथ निरपेक्ष परंतु असल में नहीं होते ये। अब पंथ निरपेक्षता क्यों जरूरी है? धर्म एक आस्था है और ये लोगों को जोड़ने का काम करती है, लेकिन जब धर्म पर अंधविश्वास हावी होता है तो नकारात्मक चेतना उत्पन्न हो जाती है, और इस नकारात्मक चेतना को हमें रोकना चाहिए, इसलिए हमें लौकिकीकरण आवश्यक है। अब है चुनौतियां। चुनौतियां क्या है? धर्म राजनीतिक गठजोड़ है। फिर दूसरा है सांप्रदायिकता, एक चुनौती है। फिर तीसरा है उग्र हिंदू राष्ट्रवाद, जो मॉब लिंचिंग, लव जिहाद जैसी इनको बढ़ावा देता है। फिर इस्लामिक रूढ़िवादिता, जिसके कारण आतंकवाद की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर एक सामाजिक अशिक्षित समाज, हमारा अशिक्षित है। तो चुनौतियों में धर्म, राजनीतिक गठजोड़, सांप्रदायिकता, उग्र हिंदू राष्ट्रवाद, इस्लामिक रूढ़िवाद और समाज अशिक्षित है। फिर लौकिकीकरण के कारण क्या है? लौकिकीकरण के कारक है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, इनके कारण हमारे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में और तर्कसंगतता में वृद्धि हुई, और फिर धार्मिक बुराई का विरोध किया गया। फिर है शहरीकरण। शहरीकरण के कारण लोग करीब आने लगे। फिर है पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण के कारण सार्वभौमिकता में विश्वास
में वृद्धि हुई और अलौकिकीकरण अलौकिक सत्ता में विश्वास कम हुआ। तो पश्चिमीकरण के कारण सार्वभौमिकता में तो हमारा विश्वास में वृद्धि हुई और अलौकिक सत्ता में हमारा जो विश्वास था उसमें कमी आई। फिर जो मध्यम वर्ग का उदय है वो भी इसका एक कारक है। और फिर इसका एक कारक है परिवार संचार के साधनों की प्रगति हुई है जिससे लोगों को करीब लेके आ गया है। फिर है मूल्य आधारित शिक्षा, ये भी एक इसका रीजन है। तो लौकिकरण के कारक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, फिर शहरीकरण, फिर पश्चिमीकरण, फिर मध्य वर्ग का उदय, मूल्य आधारित शिक्षा और परिवहन संचार के साधनों की प्रगति। फिर इसके जो लौकिकीकरण अगर नहीं होता है तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो धार्मिक कट्टरता बढ़ जाती है, सांप्रदायिक चेतना आ जाती है और धार्मिक आतंकवाद बढ़ता है। फिर अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की समस्या उत्पन्न हो जाती है या रूढ़िवादिता आ जाती है। और परिणाम क्या हो सकते हैं लौकिकीकरण के। तो मानव विचारों का विस्तार होता है इससे। फिर विश्वास का स्थान तर्क में ले लिया जाता है। फिर जिससे समाज में समानता, स्वतंत्रता, वैज्ञानिकता, तार्किकता, सर्वधर्म समभाव, सहिष्णुता जैसे गुणों में विकसित होती है, जैसे गुणों का विकास हो जाता है। फिर समाज से धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवादिता, धार्मिक आतंकवाद खत्म हो जाता है। फिर इसके उपाय क्या हैं। तो मूल्य युक्त शिक्षा होनी चाहिए, ऐतिहासिक विरासत का प्रचार होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम पहले साथ रहते थे। फिर सामाजिक आर्थिक विकास को में वृद्धि की जाए और समान नागरिक संहिता लाया जाए। फिर भारतीय पंथ निरपेक्षता पश्चिमी पंथ निरपेक्षता से अलग कैसे है। तो धर्म और राज्य के मध्य सकारात्मक विभेद है, परंतु पश्चिम में धर्म राज्य के मध्य तटस्थता है, उदासीन है। फिर भारत में अल्पसंख्यकों को धार्मिक संस्था चलाने हेतु अनुच्छेद 30 में प्रबंध किए गए हैं, परंतु पश्चिम में कोई अनुदान या कोई भी प्रबंध नहीं किया गया है। फिर लोक स्वास्थ्य हुआ या सदाचार हुआ जैसे मामलों में हस्तक्षेप करने को कहा गया है धर्म से। नहीं, हस्तक्षेप कर सकता है इन सब के मामले में, हस्तक्षेप कर सकता है राज्य लोक स्वास्थ्य और सदाचार जैसे मामलों में। पर पश्चिम में बिल्कुल ही हस्तक्षेप है और भारत में सर्वधर्म समभाव पे बल दिया गया है और पश्चिम में तटस्थता पे बल दिया गया है। अब इसके कारण क्या है। कारण यह है कि पश्चिम धर्म में विश्वास और भारत में कर्तव्य को विश्वास करते हैं। तो पश्चिम में लोग धर्म को धर्म मानते हैं पर भारत में धर्म का अर्थ कर्तव्य के रूप में लिया जाता है। पश्चिम में विविधता नहीं है, भारत में विविधता अधिक है। फिर है धर्म समाज से जुड़ा है, परंतु भारत में धर्म आध्यात्मिक से जुड़ा है। जो पश्चिम है वहां पे समाज से जुड़ा है धर्म, तो भारत में आध्यात्मिकता से जुड़ा है। और पश्चिम में अल्पसंख्यक अवधारणा ही नहीं है। तो ये भी कुछ कारण है कि भारत की और पश्चिम की पंथ निरपेक्षता अलग अलग है। फिर सांप्रदायिकता से क्या समझते हैं। तो अपने समुदाय के प्रति गहरे लगाव व अन्य समुदाय के प्रति घृणा के भाव से है। धर्म, संप्रदाय, जाति, विश्वास, मूल्यों के आधार पर समाज के मध्य विभाजन। अब ये सकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक कैसे हो सकता है। आर्थिक समुदाय आर्थिक जब किसी समुदाय का आर्थिक या सामाजिक स्तर पर उत्थान किया जाए तो उसको सकारात्मक सांप्रदायिकता किया जाएगा। जैसे कि दयानंद सरस्वती ने एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन। फिर ये बृहद स्तर पर नकारात्मक भी हो सकता है जिससे घृणा, शत्रुता समाज को बांटता है। तो सकारात्मक कब है। जब किसी समुदाय का आर्थिक और सामाजिक स्तर पर उत्थान किया जाए। फिर है परिणाम। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। राष्ट्र की अखंडता को कमजोर करता है, सामाजिक राजनीतिक एकता को बढ़ाता है और राजनीतिक तनाव बढ़ाता है और धार्मिक कट्टरता को ये बढ़ाता है। फिर जन धन की हानि करता है और फिर सांस्कृतिक विविधता को खतरा इससे पैदा हो जाता है। नक्सलवाद, आतंकवाद को बढ़ाता है, सामाजिक आर्थिक विकास में बाधक है। फिर कारण क्या है इसके। सांप्रदायिकता के ऐतिहासिक कारण है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। फिर आर्थिक पिछड़ापन है, गरीबी, वर्ग विभाजन, बेरोजगारी
तुष्टीकरण की राजनीति होती है, अल्पसंख्यकों में असुरक्षा का भाव है, प्रशासनिक विफलता है, और मीडिया मीडिया हेट स्पीच को प्रोत्साहित करती रहती है टीआरपी के लिए। फिर उपाय उपाय क्या है? मूल्य युक्त शिक्षा दी जाए, सामाजिक आर्थिक विकास किया जाए, संघर्ष समाधान प्रक्रिया पे कार्य किया जाए, और राष्ट्रीयता का धर्म सर्वोपरि इस पे बल दिया जाए। मीडिया फिल्मों द्वारा जागरूकता फैलाई जाए, मूल कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए, धार्मिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोका जाए। फिर वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण का एक नारा है, ये शब्द दिया है वैश्वीकरण का रॉबर्टसन ने, और इसका नारा था कि एक पृथ्वी, एक राष्ट्र, एक नागरिकता। व्यक्ति संस्कृति, वस्तुओं और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे विश्व परस्पर निर्भर बनता है। यह भौगोलिक पुनर्विन्यास की प्रक्रिया है। फिर इसमें मुक्त प्रवाह देखते हैं अपन किसका? उत्पादों का, उत्पाद या वस्तुओं का, पूंजी धन का, तकनीक का और श्रमिकों का। तो ये 4 पैरामीटर है। अगर इन पे अगर मुक्त प्रवाह है, परस्पर निर्भरता है, तो हम उसको ग्लोबल विलेज की अवधारणा कह सकते हैं, जो कि मैक लुहन ने दी थी 1960 में। और इस अवधारणा के का मुख्य कारण था संचार क्रांति का संभव हो पाना, जिसके कारण विश्व एक छोटे से गांव में रूपांतरित हो गया था। और ये अवधारणा ब्रेटन वुड्स में दी गई थी। तो ब्रेटन वुड्स में ये अवधारणा दी गई मैकुलन के द्वारा, और ग्लोबल विलेज संभव हो पाया संचार क्रांति के कारण, जिसमें मुक्त प्रवाह होता है वस्तुओं का, पूंजी धन का, तकनीक का और श्रमिकों का। फिर वैश्वीकरण के आयाम क्या क्या है? तो आर्थिक आयाम है, तो इसके कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं आर्थिक में, कि परस्पर निर्भरता बढ़ती है, द्विपक्षीय व्यापार बढ़ता है, आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, एफडीआई एफपीआई निवेश बढ़ता है, अमीर राष्ट्र गरीब राष्ट्र में निवेश करते हैं, ढांचागत और संरचनात्मक विकास होता है। परंतु इसके नकारात्मक प्रभाव है, धन का संकेक्षण होता है, और स्वदेशी शिल्प को नुकसान होता है, श्रम का मशीनीकरण होता है। फिर सामाजिक संस्कृति में कैसे सकारात्मक प्रभाव डालता है? जीवन शैली और जो सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है वो बढ़ती है। सांस्कृतिक विविधता के कारण भोजन, पहनावा के बारे में जानकारी मिलती है। भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचलन होता है। मानवाधिकार व स्वतंत्रता और अरब स्प्रिंग जैसे इनको बढ़ावा मिलता है। फिर और भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचलन, जैसे कि योगा और सॉफ्ट पावर में इजाफा होता है। पर इसके नकारात्मक प्रभाव है, जैसे कि सांस्कृतिक एक रूपता हो आ जाती है, उपभोक्तावाद में बढ़ावा, फिर सामाजिक विचलन उत्पन्न होता है, मूल्यों का नैतिक पतन होता है। फिर इसके राजनीतिक में सकारात्मक प्रभाव है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति, ई गवर्नेंस, सुशासन, वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा मिलता है, एफएटीएफ और रियो जैसे समझौते होते हैं। फिर इसका नकारात्मक प्रभाव है राजनीति पे, नव उपनिवेशवाद की भावना, नव उपनिवेशवाद और राज्य की संप्रभुता पे प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रभावित करते हैं। फिर प्रौद्योगिकी पे सकारात्मक प्रभाव है, वैश्विक ग्राम के कारण आईसीटी या फिर एआई जैसी तकनीकों में क्रांति आ रही है। फिर नागरिकों में जागरूकता, आरटीआई, सिटीजन चार्टर। और इसके नकारात्मक है, तकनीकी उपनिवेश हो रहे हैं, राष्ट्रीय डिजिटल डिवाइड बढ़ रहा है, साइबर सुरक्षा की मुद्दे खड़े हो रहे हैं। फिर उद्भव के कारण क्या है? तो इसके उद्भव के कारण है पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, औद्योगिक क्रांति, भौगोलिक खोज, पूंजीवादी विचारधारा, यूएसएसआर का विघटन, मीडिया, सोशल मीडिया और वैश्विक साझा मुद्दे, जैसे कि आतंकवाद, पर्यावरण। फिर अन्य परिभाषा क्या है इसकी? तो प्रभावोत्पादकता की प्रक्रिया है ये, तो संचार व संपर्क के कारण एक स्थान की मूल विशेषताओं का प्रभाव अन्य पर भी पड़ता है। तो प्रभावोत्पा उत्पो प्रभावो प्रभाव उत्पो उत्पादकता प्रभाव उत्पादकता की प्रक्रिया है, जिसमें संचार एवं संपर्क के कारण एक स्थान की मूल विशेषताओं का प्रभाव अन्यत्र भी पड़ता है।
फिर भारतीय समाज पर इसका प्रभाव कैसा पड़ा है, जैसे पश्चिम के मूल्य आधार हैं, भोजन, पहनावा और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यानी कि ग्लोबलाइजेशन का भी यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है। ग्लोबलाइजेशन यानी भारतीय संस्कृति समाज के अनुरूप अनेक वैश्विक उत्पादों का भारतीय रूपांतरण, जो कि ग्लोबलाइजेशन है। और एक आधुनिकीकरण हुआ है, जैसे शिक्षा में आईसीटी, इंटरनेट। फिर इसके कारण एक ग्लोबलाइजेशन की भी आई है, जिसमें भारतीय बाजार पर अनेक विदेशी कंपनियों द्वारा अनेक उत्पादों का एक छत्र राज स्थापित किया गया है, जैसे यूनिलीवर, कंपनी नेशनल आदि। तो ग्लोबलाइजेशन। फिर इसके समाधान के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए समाधान के लिए अपन वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं, और ग्लोबलाइजेशन भी एक इसका समाधान है। और फिर वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के विपरीत अवधारणा है विवैश्वीकरण। तो विवैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या है, विवैश्वीकरण की प्रक्रिया वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के विपरीत अवधारणा है, जहाँ वस्तु, पूंजी, श्रम और तकनीक के मुक्त प्रवाह में अवरोध होता है। तो वो होता है विवैश्वीकरण। फिर है पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण एक सामाजिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जे एम एन श्रीनिवासन के अनुसार भारतीय समाज व संस्कृति में 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तन पश्चिमीकरण कहलाते हैं। इसमें विभिन्न पक्ष होते हैं, जैसे प्रौद्योगिकी हो सकता है, संस्था या फिर विचारधारा व मूल्य आते हैं। अब जैसे आयाम, जैसे कुछ आंतरिक पश्चिमीकरण होता है, एक बाह्य है। तो आंतरिक में क्या होता है, जैसे मूल्य, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता क्या जाते हैं। और जो हमारी विचारधारा है उस वो भी लोकतांत्रिक हो जाती है। फिर बाह्य पश्चिमीकरण कैसा है, संस्कृति, बोली, खान पान, पहनावा और जीवन शैली, विचारधारा के स्तर में हमारी जीवन शैली बदल जाती है। फिर योगेंद्र सिंह के अनुसार पश्चिमीकरण क्या है, तो मानववाद व बुद्धिवाद पर जोर देना ही पश्चिमीकरण है, जिसमें संस्थागत व सामाजिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। फिर एम एन श्रीनिवास के अनुसार प्रभाव क्या पड़ा है इसका, तो शिक्षा का प्रसार हुआ है, समाज में सुधार हुआ है, और प्राचीन संस्थाओं का विघटन हुआ है, जैसे कि संयुक्त परिवार। फिर नवीन संस्थाओं का उदय हुआ है, जैसे कि वर्ग व्यवस्था, मतदान, और मूल्यों में परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि लव मैरिज और ये सब में बढ़ावा। फिर सामाजिक धार्मिक परिवर्तन हुए हैं इसके कारण। फिर सकारात्मक परिणाम क्या हुए हैं, सामाजिक सामाजिक स्तर पे जैसे समानता, स्वतंत्रता के मूल्य में वृद्धि, कुरीतियां कमजोर हुई हैं, सती, बाल विवाह, भेदभाव कम हुआ है, मूल्य आधारित शिक्षा में वृद्धि हुई है। राजनीतिक में लोकतांत्रिक मूल्य, कानून का शासन और शक्तियों के पृथक्करण जैसे सिद्धांत आए हैं। फिर आर्थिक में नगरीकरण बढ़ा है और आर्थिक समृद्धि हुई है, आधुनिक अवसंरचना जैसे कि रेलवे, हवाई यान, सड़कें, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण में बढ़ावा। फिर कला कला के क्षेत्र में रोमन व गोथिक शैली से मेल जोल बढ़ा है। फिर आधुनिक चित्रकला जैसे कि पटना चित्रकला का विकास हुआ है। धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक धर्म में तार्किकता आई है, धर्म सुधार आंदोलन हुए इसके कारण। फिर इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है, तो सांस्कृतिक विखंडन हो गया, सांस्कृतिक संघर्ष शुरू हो गया, सांस्कृतिक उपनिवेश, सांस्कृतिक गुलामी स्थापित की गई इसके द्वारा। फिर इस पे व्यक्तिवाद, भौतिकवाद और उपभोक्तावाद पर बल दिया गया है इसके कारण, जिसके कारण सामुदायिकता की भावना है वो कमजोर हो गई। फिर पर्यावरण का निम्नीकरण को बढ़ावा मिला इससे। और फिर आर्थिक असमानता, आर्थिक मानव की अवधारणाएं विकसित हो गई। फिर परिवार में विवाह को प्रतिकूल प्रभावित करता है ये। फिर जाति, जाति से अपन क्या समझते हैं, तो जाति जाति का स्पेनिश इस जो विशुद्ध शब्द अर्थ है वो तो है विशुद्ध अर्थ जाति का, नस्ल या जन्मजात गुण हो। फिर स्पेनिश शब्द कास्टा से लिया है, और वहाँ पे 4 वर्ण हुए करते थे पुराने टाइम पे। वैदिक काल में कठोर नहीं होते थे, और ये जो 4 वर्ण है और परिवर्तन सामान्य हो जाता था। पर जातियाँ उत्तर वैदिक काल में आई, जो कठोर थी, अनेक परिवर्तन अनेक होती थी, अनेक थी और परिवर्तन नहीं होता था, जन्मजात होती थी। तो जातियाँ उत्तर वैदिक काल में आई, कठोर
व्यवस्था थी और ये अनेक जातियों को करती थी, परिवर्तन नहीं होता था, जन्मजात होती थी। तो जाति क्या है? सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था है जो जन्म आधारित है। तो सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था है जो जन्म आधारित है। संरचनात्मक के साथ साथ सांस्कृतिक अवधारणा है। संरचनात्मक के साथ साथ सांस्कृतिक अवधारणा है। फिर जाति की विशेषताएं क्या है? तो संरचनात्मक विशेषताएं हैं जो CS गुरिये ने दी है, जैसे कि खंडनात्मक विभाजन, जैसे कि बंद होती है ये जन्म से इसकी सदस्यता मिलती है और अनन्य होती है ये। फिर है सामाजिक धार्मिक पदाक्रम होता है, इसका विशेष अधिकार होते हैं और निर्योग्यताएं होती है। सामाजिक धार्मिक पदाक्रम होता है इसका। फिर निश्चित व्यवसाय होता है और अंतर्विवाही समूह होते हैं। फिर इसके में सामाजिक अंत्य क्रिया पर प्रतिबंध होता है, जैसे कि खान पान और इन पे। और इसमें एक प्रदत्त परिस्थिति होती है जो जन्म आधारित होती है। प्रत्येक जाति का एक नाम होता है। फिर सांस्कृतिक पक्ष में जैसे प्रथाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं जो कि भिन्न भिन्न होती हैं, प्रथाएं और परंपराएं। फिर निश्चित वेशभूषा होती है और उनकी एक संस्कृति होती है। फिर पवित्रता और प्रदूषण की अवधारणा पे कार्य करती है। फिर प्रमुख समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं क्या क्या है जाति के लिए? तो केतकर ने क्या कहा है? सदस्यता जन्म विवाह अपनी जाति में। तो सदस्य जन्म विवाह अपनी जाति में ही करते हैं। फिर मजुमदार ने इसको एक बंद वर्ग बताया है और मैक्स वेबर ने परिस्थिति समूह बताया है इसको। और चार्ल्स फूले ने इसको पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित बताया है। फिर जाति व्यवस्था का उदय कैसे हुआ है? तो नस्ल सिद्धांत दिया था मजुमदार ने। तो नस्ल सिद्धांत दिया था मजुमदार ने आर्यों के आगमन के बाद। प्रजातीय शुद्धता पर बल दिया गया है इसमें। तो इसमें प्रजातीय शुद्धता पर बल आर्यों के आगमन के बाद ये व्यवस्था शुरू हुई है और इसको नस्लीय सिद्धांत मजुमदार द्वारा दिया गया। फिर राजनीतिक सिद्धांत जो GS गुरिये ने दिया, इसने कहा कि आर्य संस्कृति का बच्चा है ये, समय को समाज में उच्च परिस्थिति में रखने के लिए इसकी खोज की गई है। फिर जो उद्विकास किसे माना है? तो इबेटसन ने इसको प्राचीन वर्ण व्यवस्था का कठोर रूप माना है। इबेटसन ने प्राचीन वर्ण व्यवस्था का कठोर रूप। फिर धार्मिक और देवीय सिद्धांत किसने कहा? इसको होकार्ट ने। होकार्ट सेनाट ने इसको धार्मीय देवीय सिद्धांत कहा, धार्मिक देवीय सिद्धांत जिसमें ये धर्म से चलती है, ईश्वर द्वारा निर्मित है और ब्रह्मा जी द्वारा उत्पत्ति हुई है इसकी, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से। फिर सांस्कृतिक अवधारणा किसने दी है? लुई डूमा ने कहा है कि पवित्रता और अपवित्रता की सांस्कृतिक धारणा से इसकी उत्पन्न अवधारणा है ये। तो सांस्कृतिक धारणा पवित्र और अपवित्रता की सांस्कृतिक धारणा से उत्पन्न व्यवस्था। फिर व्यवसाय आधारित सिद्धांत किसने दिया है? तो न्यूफील्ड ने दिया है। उसके अनुसार व्यवसाय ही एकमात्र आधार है जिसने जाति व्यवस्था को जन्म दिया है। फिर जाति व्यवस्था की कोई सीमाएं होती हैं, जैसे व्यक्ति विकास में बाधक है, समाज को राष्ट्र को खंडों में विभाजित करती है, राष्ट्र अखंडता में बाधक है, अलोकतांत्रिक है, सांस्कृतिक आर्थिक विकास पे नकारात्मक प्रभाव डालती है, कुरीतियों को जन्म देती है, जैसे जातिवाद की भावना, बाल विवाह, अस्पृश्यता। फिर इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? तो इसका महत्व कैसे कम हुआ है वर्तमान में? तो नव वेदांतिक आंदोलन के कारण, औद्योगिकीकरण के कारण, धन का प्रभाव में वृद्धि हुई है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण, फिर मूल्य आधारित शिक्षा के कारण इसके महत्व में कमी हुई है, और सूचना क्रांति और परिवहन क्रांति के कारण। तो आज भी इसका महत्व है। तो कैसे मान सकते हैं आज भी महत्व है? तो जाति राजनीतिक गठजोड़ में हम इसको देख सकते हैं। अंतःविवाही हम देख सकते हैं। जातिवाद की भावना प्रखर हुई है। प्रभु जाति जिसमें आरक्षण की मांग बढ़ी है। फिर जाति आधारित संगठन व पार्टियां बनी हैं। फिर जाति के कार्य क्या है? तो व्यक्ति के लिए व्यवसाय का निर्धारण करती है, सामाजिक पहचान देती है, सामाजिक सुरक्षा देती है और सामाजिकरण को बढ़ावा देती है।
फिर समाज के लिए क्या होती है? तो आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक स्थिरता, कार्य कुशलता, सहयोग, सह-अस्तित्व की भावना, श्रम विभाजन को बढ़ावा देती है। फिर जातीय समुदाय के लिए कैसे ज़रूरी है कि इकाई के रूप में एकता देती है, सामाजिक स्थिति प्रदान करती है, सांस्कृतिक धार्मिक भावनाओं की रक्षा करती है, सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं की रक्षा। राष्ट्र के लिए सांस्कृतिक एकीकरण का कार्य करती है। अब जातिवाद क्या है? तो अपनी जाति व उपजाति के प्रति अंध समूह निष्ठता जाति समूह निष्ठा जातिवाद कहलाती है, जिसमें अन्य जातियों के हितों की परवाह नहीं की जाती। न्याय के नियम, समानता व सार्वभौमिक बंधुता की अवहेलना की जाती है। प्रभु जाति क्या है? प्रभु जाति एम.एस. श्रीनिवासन द्वारा दिया गया कंसेप्ट है, जिन्होंने अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज में इसकी अवधारणा दी है। जो इसमें जो जाति पद क्रम में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखती है, उसको प्रभु जाति कहा जाता है। उसके लिए कुछ विशेषताएं होती हैं, कि उनकी संख्या बल में अधिकता होनी चाहिए, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति उनके पास होनी चाहिए, आमतौर पर भूमि और जाति व्यवस्था में उच्च स्थान हो। तो इसके कुछ उदाहरण है, पटेल गुजरात में और पाटीदार भी गुजरात में, रेड्डी हो गए आंध्र प्रदेश में और नायर हो गए केरल में। फिर जजमानी व्यवस्था क्या है? तो जजमानी व्यवस्था विलियम वाइजर द्वारा दी गई है। तो जजमान व कमीन के बीच वस्तुएं सेवाओं के आदान प्रदान का एक सामाजिक समझौता है। इसमें सकारात्मक संविदा भी है, क्योंकि आत्मनिर्भरता और सहयोग की भावनाओं को बढ़ावा देता है। और ये नकारात्मक संविदा भी है, क्योंकि कमीन को कभी उचित मूल्य नहीं मिल पाता, जिससे उसका शोषण होता है। फिर है सांस्कृतिकरण। तो सांस्कृतिकरण से अपन क्या समझते हैं? सांस्कृतिकरण क्या है? एम.एन. श्रीनिवासन ने पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी में रिलीजियस एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग में इसकी अवधारणा दी थी सांस्कृतिकरण की। और वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति उच्च जातियों, विशेष कर द्विज जाति की जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श, विचारधाराओं का अनुकरण करती है, ताकि जाति व्यवस्था में उनका स्थान भी उच्च हो सके। जैसे कि विश्वकर्मा समाज में जागीरों द्वारा शर्मा अपने पीछे लगाना। फिर गौंड और भील में हिंदुओं में शामिल हो गए हैं। तो आयाम आयाम कैसे देखते हैं अपन? तो अपन ये ट्रायंगल बना देंगे, निम्न जाति ऊपर जा रही है उच्च जाति में विचार और शैली और प्रथाओं के मामले में। फिर आयाम हो सकते हैं इसके 3, आर्थिक, धार्मिक और जीवन शैली। तो आर्थिक आयाम में जैसे उच्च जाति के व्यवसाय, जैसे कि अस्वच्छ व्यवसायों के बजाय उच्च जाति के स्वच्छ व्यवसायों में कार्य किया जाए। फिर धार्मिक में प्रतिदिन मंदिर जाएं, आरती पूजा करें, जनेऊ धारण करें और संस्कृत का पाठ करें। फिर जीवन शैली में पक्का मकान, कपड़े और स्वच्छ घर में रहें। फिर विशेषताएं क्या हैं? तो सांस्कृतिक इकाई है ये, संस्कृतिकरण की इकाई या सामूहिक प्रक्रिया है। तो संस्कृतिकरण की इकाई, समूह या सामूहिक प्रक्रिया। फिर जाति गतिशीलता को बढ़ावा देती है ये। फिर जनजातियां भी इसमें व्यवहार कर सकती हैं, जनजातियों का भी हो सकता है। फिर उच्च निम्नता के विचार से प्रभावित है ये। तो पवित्रता और प्रदूषण की अवधारणा पर कार्य करती है। द्विमार्गी हो सकती है, लघु व बृहद परंपराएं हैं ये। फिर इसमें सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी समाज में देखने को मिलती है। फिर आलोचना क्या है? सीमित परिवर्तन होता है, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है, मतलब संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है इससे होता है, इससे कुछ, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन इसके कारण नहीं आ पाता है, सीमित परिवर्तन होता है। धीमी और जटिल प्रक्रिया है ये, असमानता और अपवर्जन पर आधारित है। फिर असमानता दूर करने में असहायक है। और पूर्व अवधारणा है कि उच्च जातियों की जीवन शैली उच्च ही होगी, तो ये भी एक नकारात्मक अवधारणा है। फिर अंतर जातीय शत्रुता इसके कारण बढ़ती है। फिर विसंस्कृतिकरण क्या है? तो संस्कृतिकरण के विपरीत प्रभु जाति द्वारा निम्न जाति की परंपराएं अपनाकर अपनी परिस्थिति निम्न करना। तो जैसे सतोगुण से तमोगुण, जैसे कि मांसाहार खाना, या फिर कश्मीरी व मैथिली ब्राह्मणों द्वारा मांसाहार का प्रयोग।
तो सतोगुण से तमोगुण। फिर नया रूप आरक्षण के लिए निम्न जाति के रूप में दिखना, ये भी एक इसका देखने को मिल रहा है नया रूप विसंस्कृतिकरण का, कि आरक्षण के लिए निम्न जाति के रूप में दिखना। जैसे पाटीदार, दो प्रकार के, जैसे उच्च जाति निम्न जाति की जीवन शैली कर्म कांडों का अनुकरण कर ले, पहला तो ये हो सकता है। या फिर उच्च जाति भारतीय संस्कृति तरफ छोड़ के पाश्चात्य जीवन शैली अपना ली, ये भी एक इसका हो सकता है। फिर उपयोगिता क्या है, ज, ज, इसमें क्या होता है, जनजातियों का हिंदूकरण कर समाज की मुख्य धारा में शामिल इसको कर सकते हैं इसके द्वारा हम। फिर उच्च जातियों की सर्वोच्चता पर प्रहार होता है इससे। और फिर जातीय भेदभाव कम होता है, सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है, निम्न जातियों की स्थिति में परिवर्तन का अवसर देता है। फिर संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में डिफरेंस क्या है, तो संस्कृतिकरण क्या है, निम्न जाति से उच्च जाति में जाना, और पश्चिमीकरण है भारतीय समाज द्वारा पश्चिमी समाज का अनुकरण करना। धार्मिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है संस्कृतिकरण, बल्कि पश्चिमीकरण एक तार्किकता को बढ़ावा देता है। फिर आंतरिक परिवर्तन होता है सांस्कृतिकरण में, पश्चिमीकरण में बाह्य बाह्य प्रक्रिया है। फिर मांस मदिरा पर रोक भी लग जाती है संस्कृतिकरण के कारण, पर पश्चिमीकरण में मांस मदिरा पर कोई रोक नहीं है, बढ़ावा ही मिलता है। फिर व्यापक बदलाव नहीं हो पाता संस्कृतिकरण के कारण, पर पश्चिमीकरण में व्यापक बदलाव हो जाता है। और जातीय तनाव उत्पन्न कर देता है संस्कृतिकरण, पर पश्चिमीकरण कोई जातीय तनाव उत्पन्न नहीं करता। फिर पुनर्संस्कृतिकरण क्या है, तो योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्य से पुनः भारतीय जीवन शैली अपनाना, तो पुनर्संस्कृतिकरण है। फिर है वर्ग, वर्ग क्या है, तो वर्ग एक सर्वव्यापी समान आर्थिक सामाजिक परिस्थिति वाले या फिर खुली उपलब्धियों पर आधारित व्यवस्था है। तो रजनीकांत शास्त्री ने जाति प्राकृतिक माना है और वर्ग को कृत्रिम माना है। मजूमदार ने जाति को बंध माना है और वर्ग को खुली व्यवस्था माना है। तो रजनीकांत शास्त्री ने जाति को प्राकृतिक और वर्ग को कृत्रिम अवधारणा माना है। फिर जाति और वर्ग में अंतर क्या है, तो परंपरागत और विशिष्ट अवधारणाएं जाति, और वर्ग आधुनिक और सार्वभौमिक अवधारणा है। जाति सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है, वर्ग आर्थिक अवधारणा है। जाति जन्म आधारित हो सकती है, वर्ग कर्म और योग्यता आधारित। जाति प्रदत्त परिस्थिति है, वर्ग अर्जित परिस्थिति है। जाति बंद व्यवस्था है, वर्ग खुली व्यवस्था है। जाति अंतर्विवाही होती है, वर्ग में कोई निश्चित नहीं है। जाति लोक अलोकतांत्रिक है, वर्ग लोकतांत्रिक है। फिर उद्भव कैसे माना है, तो मार्क्स के अनुसार वर्ग का उद्भव उत्पादन के संसाधनों पर समान संबंध रखने वाले लोगों का समूह है। जैसे भूमि भूमि में सामंत हो गए और किसान हो गए, और पूंजी के लिए पूंजीपति श्रमिक हो गए, तो उत्पादन के संसाधनों पर समान संबंध रखने वाले लोगों का समूह। फिर वेबर के अनुसार सामूहिक समूह जिनके पास समान जीवन की संभावनाएं हो, समान जीवन की संभावना या फिर सामाजिक अवसर समान हो, तो समान जीवन की संभावनाएं हो या फिर समान सामाजिक अवसर हो, और ये आर्थिक स्थितियों द्वारा निर्धारित किया जाते हैं। फिर फिर का ये कौन सा है, फिर कार्यवाद में, तो इसमें स्तरीकरण सार्वभौमिक है, और सबसे महत्वपूर्ण स्थितियों को सबसे योग्य व्यक्तियों द्वारा भरा जाना चाहिए। तो प्रकार्यवाद है जो भी है, तो इसमें स्तरीकरण सार्वभौमिक है, और सबसे महत्वपूर्ण स्थितियों को सबसे योग्य व्यक्तियों द्वारा भरा जाना चाहिए, ये कहता है। फिर उत्पत्ति के कारण, तो अपन ने देखे इसमें क्या है, उत्पत्ति के कारण में औद्योगिक क्रांति, पूंजीवादी मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य और राजनीतिक प्रणाली, फिर औद्योगिकरण, नगरीकरण और सूचना और संचार क्रांति। फिर वर्ग का प्रकार क्या है, तो जातीय असमानता को कम करता है, लैंगिक असमानता को भी कम करता है, लोकतांत्रिक मूल्य समानता स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, आर्थिक विकास को तीव्र करता है, लोकतंत्र को जीवंत बनाता है। फिर चुनौतियां क्या है, मानव को आर्थिक मानव मानव को आर्थिक मानव बना देता है वर्ग कहीं ना कहीं। फिर बेरोजगारी और असतत विकास भी इसके लिए एक चुनौती है, दिशाहीन पश्चिमीकरण को बढ़ावा भी दे सकता है ये।
डिजिटल डिवाइड भी इसके कारण क्रिएट हो जाता है। भौतिकवादी, व्यक्तिवादी और उपभोक्तावाद को बढ़ावा देता है। पर्यावरण संकट को बढ़ावा देता है। आवश्यकता को लालच में रूपांतरित करता है ये। फिर दलितों की क्या समस्या है, उनको देखेंगे। फिर संख्या पिरामिड भी होता है वर्ग पिरामिड में। तो एक संख्या जैसे कि उच्च वर्ग की संख्या सबसे कम है, मध्यम वर्ग की फिर है, फिर निम्न वर्ग की। पर आय पिरामिड में वर्ग में अधिक आय सबसे ज्यादा उच्च वर्ग की है, मध्यम वर्ग की कम है और निम्न वर्ग की बिल्कुल ही नहीं है। फिर दलितों की समस्या क्या है, तो वर्तमान स्थिति के अनुसार क्या है, 16.6% यानी कि 20.14 करोड़ दलित हैं। उसमें राजस्थान में 16% है। फिर संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना के लिए कहा गया है। फिर अनुच्छेद 21 में समान सम्मान के साथ जीवन यापन, अनुच्छेद 15(4) में उन्नति के लिए विशेष प्रावधान, और फिर अनुच्छेद 16(4)(a) में राज्य सेवा में प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निवारण, अनुच्छेद 19(1) में व्यावसायिक नियोक्ताओं को समाप्त, और अनुच्छेद 330 में लोकसभा राज्यसभा में सीट आरक्षित। फिर इनकी समस्याएं, तो समस्याएं में शैक्षणिक समस्याएं जैसे कि वंचित हैं और इनको परिवेश की अनुमति नहीं मिलती शैक्षणिक संस्थाओं में। फिर मेल डोना, गटर सीवर सफाई, इसके लिए इनका उपयोग किया जाता है, जिससे इन्हें हानिकारक बीमारियां हो का सामना करना पड़ता है और काफी बार मृत्यु भी हो जाती है। फिर सामाजिक कारण, निम्न स्थान है इनका समाज में, पवित्रता और प्रदूषण की अवधारणा में इनका सबसे निम्न स्थान। फिर बुनियादी सुविधा उससे वंचित किया जाता है, सामाजिक दूरी बनाई जाती है। फिर धार्मिक में इनमें जैसे मंदिर प्रवेश में वर्जित है, आर्थिक में सेवाओं का उचित मूल्य नहीं मिलता, क्षमता अनुसार कार्य नहीं मिलता, भूमिहीन मजदूर हैं ये। फिर इनके लिए नए मुद्दे क्या क्या हैं, तो आरक्षण बदलाव पर लाभ अभिजन दलित ही बार बार उठा रहे हैं, तो इसमें क्रिमिलियर नहीं है। तो जो आरक्षण है दलितों को, उसमें लाभ अभिजन दलित ही बार बार उठा रहे हैं, क्रिमिलियर नहीं। फिर है, तो इसके कारण वर्ग इसमें वर्ग बन गए हैं, एक अभिजन दलित और एक बहिष्कृत। फिर है बहुसंख्यक दलित है, वो सीमांत कृषक है, भूमिहीन है, या फिर अनौपचारिक क्षेत्र में, जिससे सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन देखा जा रहा है। फिर गरीब, नए प्रकार की अस्पृश्यता देखी गई है, गरीबी को एक नए प्रकार की अस्पृश्यता माना जा रहा है। फिर कुपोषण के कारण निरक्षण है, तो कुपोषण निरक्षर है ये। फिर आज भी गांवों में दलित मुख्य गांव से अलग रहते हैं, और फिर दलित चेतना में अभी वृद्धि हुई है, जिसके कारण जातीय तनाव हुआ है। फिर उपाय उपाय क्या है, आर्थिक सशक्तिकरण, उद्यमिता को बढ़ावा देना, फिर की सरकारी योजनाओं का लाभार्थी तक पहुंचे, जैसे स्टैंड अप इंडिया। सहभागी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया जाए, फिर कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, अनुचित जाति जनजाति अधिनियम को। फिर संस्थानों का क्षमता निर्माण किया जाए। फिर नागरिक समाज तथा एनजीओ के साथ बेहतर जुड़ाव से कार्य किया जाए। फिर कौशल और लघु व्यवसाय के विकास को बढ़ावा दिया जाए, और प्रत्येक मंत्रालय का खर्च 15% दलितों के ऊपर किया जाए। फिर जनजाति क्या है, जनजाति अभिप्राय आदिवासी या वनवासी से है, और यह गिरिजन से। नामकरण इसका किसने किया था, वेरियन एल्विन ने, आदिवासी, और J.H. हटन ने इसको पिछड़ा कबीला कहा था। फिर वर्तमान स्थिति क्या है, राजस्थान में 13.48% यानी 92 लाख हैं, और भारत में 8.6% है। फिर जिले मैक्सिमम राजस्थान में उदयपुर में है, बांसवाड़ा में है और डूंगरपुर में है, और प्रतिशत के हिसाब से बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। मिनिमम है बीकानेर में और नागौर में। फिर जनजाति में जैसे कि भील है, मीणा है, ग्रासिया है, सहरिया है और डामोर है। फिर विशेषताएं क्या है, निश्चित भूभाग है,
पर्वतों और जंगलों में रहते हैं, विशिष्ट प्रकार के आवास में। फिर विशिष्ट भाषा, बोली, संस्कृति होती है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। अंधविश्वास, जादू टोने का प्रचलन करते हैं और लैंगिक समानता पाई जाती है। प्रकृति के प्रति संरक्षणवादी दृष्टिकोण रखते हैं, संरक्षणवादी। फिर उत्पादन के साधनों पर सबका समान अधिकार होता है। फिर है समस्याएं। समस्याएं क्या हैं? समस्याएं हैं जैसे कि आर्थिक आर्थिक में बेरोजगारी, आरक्षण का सीमित लाभ, जीवन का निम्न स्तर, ऋणग्रस्तता का उच्च स्तर, गरीबी 40%, और राष्ट्र गरीबी 40% है और राष्ट्र में 20%। फिर है 40% हैं जो गरीब हैं अभी। फिर सामाजिक में जैसे अंधविश्वास, नशे की लत, स्वास्थ्य में जैसे मलेरिया, सिकल सेल के कारण 60% मौत हो जाती हैं, और अशिक्षा का उच्च स्तर है जैसे कि 59%। ठीक है। फिर राजनीतिक में बलपूर्वक उनका विस्थापन किया जाता है जैसे कि, और फिर है नक्सलवाद और उग्रवाद को वृद्धि मिलती है और योजनाओं का सीमित लाभ इन तक पहुंच पा रहा है। फिर प्रयास क्या क्या किए गए हैं? तो आयोग बनाए हैं जैसे एल्विन आयोग 1959 में, डेबर आयोग 1960 में, शीलू आयोग 1966 में, बूरिया आयोग 2002 में, और बंदोपाध्याय आयोग 2006 में। फिर है सामाजिक में जैसे रोशनी, एकलव्य, और ये इनके लिए योजनाएं चलाई गई हैं। आर्थिक में मनरेगा है, वंदन है, स्टैंड अप इंडिया है, बोल्ड स्कीम है, या फिर जनजाति भागीदारी विकास कार्यक्रम है। फिर कानून इनके लिए बनाए गए थे जंगल का अधिकार 2006 अधिनियम। फिर है अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989। फिर संस्थाएं इनके लिए कार्य कर रही हैं जैसे ट्राइफेड है, गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। फिर है संवैधानिक में इनके प्रावधान है अनुच्छेद 15, 16, 17 में, अनुच्छेद 29 में शिक्षा के लिए अपने स्कूल स्थापित कर सकते हैं। अनुच्छेद 46 में इनके लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। अनुच्छेद 338 ए में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की गई है। उन अनुच्छेद 332 में लोकसभा और विधानसभा में इनके लिए सीटों का आरक्षित किया गया है।